नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के 2015 से 22 तक जितने लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके सारे प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए। पहला है कि प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये 21 में है। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। रूसो का कथन है, प्रत्येक वस्तु नियता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाती है। यानी ये रूसो ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण शब्द जो है वो परि प्लस आवरण शब्द से मिलकर बना है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। तो भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि होती है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यानी सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश तौर पे माना जाता है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना, यही जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, जनसंचार के यनोत्तर साधनों के निम्नलिखित कीजिए। तो क्या क्या है जनसंचार के लिए, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो महात्मा गांधी को माना जाता है। अगला है कि एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है। तो पूर्व में जो कार्य होता था पहले जयपुर से होता था, अब वर्तमान में दिल्ली से ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। हर जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम करते हुए देखे जाते हैं। जैसे साइकिल की तथा स्कूटर रिपेयर की दुकान हो गई, अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं। कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का काम करती हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो बाल श्रम के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए, यानी जनसंख्या शिक्षा क्या कहलाता है। तो राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्रों की जनसंख्या स्थिति, जननांकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जाती है। यानी कि सीधी भाषा में कहे तो इसमें जनसंख्या से संबंधित सारी जानकारियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। लोकतंत्र में जाति, धर्म का रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तिगत रूप का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सार्वभौमिकरण का मतलब सभी को समान माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान के धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्रदान किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। यानी कि सभी को समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है। अगला है कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है। महात्मा गांधी। ये भी कई बार क्वेश्चन है पूछा है। अगला है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए, यानी समाज क्या कहलाता है। मैकावयर में एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं
कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों का मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदक का एक व्यवस्था है। यह सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल होता है और यह सदैव बदलता रहता है, यानी समाज जो है वो हमेशा परिवर्तित यानी बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन यह है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले 3 कारक या कोई अन्य मुख्य कारक बताइए। तो इसमें यहाँ पे दिया है, पहला हुआ परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्रिमुखी कैसे है? जॉन डीवी के अनुसार, यानी जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को निश्चित रूप समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। और 3 त्रिमुखी, यही 3 स्तंभ हो गया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है। चलिए अगला है औपचारिक शिक्षाएं किसे कहते हैं। इसमें शिक्षा देने का योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। एक प्रकार की और शिक्षा होती है जो अनौपचारिक होती है, वो भी आगे क्वेश्चन में आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो वो हो गई अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इस शिक्षा के लिए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान, किसी भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला है पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण और मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? तो यह प्लेटो का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक ये प्राथमिक शिक्षा चलती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्यों के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। डेट याद रखिए, नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। ये कौन था? लॉर्ड मैकाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा। और आगे अगला क्वेश्चन है कि वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 16 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1854। अगला क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला जाता है। तो 11 से 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, फ्रोवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। तो 1839 में। किंडरगार्टन जो है वो अलग से देख लीजिएगा। किंडर मतलब होता है बच्चा, गार्डन मतलब हो गया बगीचा, यानी बच्चों का बाग ऐसे है। अगला क्वेश्चन है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख क्या कार्य हैं। पहला, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। और भी बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से ये। अगला है, मूल्य का अर्थ बताइए। तो मूल्य क्या होता है। मूल्य शब्द का कोशकीय शब्द है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय और उपयोगी सिद्ध हो जाए। यानी समाज में वो महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, सम्मानीय हो जाए, उपयोगी सिद्ध हो जाए, यही होता है मूल्य का शब्दकोशीय अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराध के महत्वपूर्ण बिंदु कितने प्रकार का होता है। यानी कि बाल अपराध कैसे शुरू होता है, क्यों होता है, उसके मुख्य बिंदु क्या है। पहला है गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना और जागरूकता आदि। ये सारी चीजें जो है बाल अपराध को बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता मदरसा किस सन में खोला गया।
तो सन 1781 में प्रथम भारत के जो थे प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कोलकाता में मदरसा खोला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षा को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। कौन थे? तो वो फ्रोबेल थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। अगला है, शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो कौन है? सुकरात। अगला है, प्रकृतिवाद में दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो, वातावरणीय या पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। अगला है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया या किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। अगला है कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? तो उसको एकेडमी। अगला है, राज्य से क्या अभिप्राय है? आई एल कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है कि वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अगला है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुषों के बीच शिक्षा का भेदभाव न हो और दोनों को शिक्षा में एक ही समानता प्रदान होना चाहिए, यानी दोनों को वो समान मानते थे। अगला जनसंख्या शिक्षा क्या है? वही है, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें जनसंख्या से संबंधित सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना। अगला है जनसंचार, यानी जनसंचार के प्रमुख साधन क्या क्या हैं? तो समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, के सभी जनसंचार के प्रमुख साधन है, यानी इन सब के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को बताया जाता है। अगला है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में सन 1863 में हुआ था। इनके वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, है ना? क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। सन याद रखिएगा, सन क्या है? 1990, और ये बोलपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, जनसंख्या शिक्षा लोगों को क्यों दी जाती है? इसका लक्ष्य पहला है आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। दूसरा होता है कि छोटे परिवारों को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्या है? आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कनेक्ट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का प्रयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठन और चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के नाम लिखिए। तो इसमें सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा
कि कोई दो विशेषताएं लिखिए। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने में सर्वथा भिन्न है। सबसे पहले तो दूरस्थ शिक्षा क्या होती है कि जिसमें लोग जो दूर इलाकों में जो शिक्षक के पास बैठकर नहीं, अलग बैठकर टेलीविजन या रेडियो किसी और माध्यम से शिक्षा जो ली जाती है उसी को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। दूसरा है कि इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा है कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला आगे अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा था औपचारिक या अनौपचारिक है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित है। ये अनुभव और जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था या तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप में होती है। इसकी न तो कोई निश्चित योजना होती है और न ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं। प्रत्येक रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होती है। यानी कि इस शिक्षा में किसी भी संस्थान द्वारा, किसी भी निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा हम लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। इसमें अपने अनुभवों, अपने समाज से प्राप्त करते हैं। जनसंख्या शिक्षा की एक परिभाषा। जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बनी है। जनसंख्या शिक्षा या जनसंख्या और पहला दूसरा है शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझना आवश्यक है। जो पहले दो तरह की शिक्षा है। पहला है राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्ग, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनगणना के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है या दी जाती है। अगला है यूनेस्को द्वारा जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष और मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फ्रॉवेल द्वारा शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया तो वो था किंडरगार्टन। अगला है उत्तर प्रदेश टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्य, शिवम, अद्वैत्व की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव सुप्रीम मैन माना। वे अद्वैतवादी थे। अगला क्वेश्चन है फ्रोबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। जरूर याद रखिएगा, एजुकेशन ऑफ मैन एक हो गया और दूसरा रचना जो है वो मदर एंड द प्ले सॉन्ग्स। ये दोनों इम्पोर्टेंट है रचनाएं इनकी, फ्रोबेल की, एजुकेशन ऑफ मैन और है मदर एंड प्ले सॉन्ग। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में किया गया था। अगला है भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। पहला समस्या है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। दूसरा है कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव भी है। इसीलिए अगला क्वेश्चन है किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव, ये चार मानवीय मूल्य हैं। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम बनाए गए, उनका मापन करना था। जल प्रदूषण दूर करने के दो उपाय, बहुत सारे उपाय इसमें हो सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। पहला है शहर तथा गांवों की नलियां में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन और मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा है कि नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगा देना चाहिए। चौथा है कि नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने का प्रतिबंध लगाना चाहिए।
ठीक है। चलिए अगला है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष था। अगला है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की जन्मदाता कौन है? चार्ल्स पियर्स, जिनका कार्यकाल कितना है, यानी उनकी 1839 से 1914 तक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो गिज्जू भाई ने दी थी। अगला है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ठीक है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। आप लोग को इस तरह पढ़ते रहिए, आप लोग बस सुनते हुए रहेंगे तो भी तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो वो सारे किसके हैं? शिक्षा के हैं, ठीक है। अगला है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के साथ एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता, ठीक है। अगला है कि विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है, तो लैंगिक समानता। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। किसका? शिक्षा का। अगला है कि मानव शिक्षा या मानव की शिक्षा नामक पुस्तक की रचना कौन है? फ्रॉबेल है। अभी दो बुक आई थी, एजुकेशन ऑफ मैन और मदर प्लेसॉन्ग। दूसरा है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो गिजू बघेला ने। अगला है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1969 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? उत्तर है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाना। अगला है, एक निश्चित आयु के स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। अगला है, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक आयु 4 माह या 4 दिन का हो जाए तो उसे नए कपड़े पहनकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था, तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। अगला है, निषेधात्मक शिक्षा क्या है? तो रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो और वह यह कि वह कोई भी आदत न डाले। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह किसने विचार दिया? तो ये रूसो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? तो जॉन डीवी ने। अगला क्वेश्चन है कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करे, उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, हिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है? तो ये था महात्मा गांधी का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम बताइए। पहला हो गया असहयोग आंदोलन, दूसरा हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो वृक्षारोपण ज़्यादा करना चाहिए, शुद्ध वायु हेतु पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। पहला है सहयोग, अच्छा आचरण करना, करुणा, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, साथी भावना
दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन, स्वच्छता, ये सारे क्या है, नैतिक मूल्य हैं। अगला है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी 3 चीज होते हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, ये तीनों को शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया कहलाती है। दूरस्थ शिक्षा क्या है। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा जिसमें घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसमें शिक्षा के पास बैठ जाने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो रिपब्लिक। और फ्रॉबेल की रचना का नाम था एजुकेशन ऑफ मैन, और प्लेटो की है रिपब्लिक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए, क्यों स्थापित किया गया। तो पहला है पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के लिए, दूसरा था सुरक्षित माहौल की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCTE। अगला है ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय छोड़ने वाले बालक जो होते हैं वो ड्रॉप आउट बालक कहलाते हैं। अगला है कि मूल्य परक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए या उद्देश्य बताइए। पहला, देश में सुखद भविष्य हेतु, व्यक्तिगत के सुखद भविष्य हेतु और नैतिकता की परख करने का सामर्थ्य का विकास, भौतिकवादी व अध्यात्मवादी संस्कृति में संबंध, व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना। ये सारे के सारे जो है ये क्या है, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य है। अगला है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो वो वुड के घोषणा पत्र को ये कहा जाता है महाधिकार पत्र। अगला है उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो उपनयन संस्कार कब शुरू होता है, जब बालक को गुरु के पास लिया जाता है वैदिक काल में, उस समय गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। तो अगस्त 1987 में की गई थी। अगला है अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिसे बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था या साधन के व्यवहारिक स्थिति में प्राप्त किया जाए। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। अगला है शिक्षा व समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का संबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार या इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र तक्षशिला, नालंदा, ये जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से थे, एक तो तक्षशिला और दूसरा था नालंदा। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि पृथ्वी के ताप से आने वाले वृद्धि से कहते हैं, यानी कि जब पृथ्वी के ताप में वृद्धि होता है तो वो भूमंडलीय ताप वृद्धि कहलाती है। 4 मानी में उन लोग का उल्लेख सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दयावान, ये सारे मूल्य हैं। अगला है वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया। तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया जाता है। बालिका शिक्षा का आशय क्या है। बालिका शिक्षा से आशय है सभी बालिकाओं को शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो, बालिकाओं की शिक्षा से प्रति उचित दृष्टिकोण रखे जाए। अगला है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है तो ग्राम प्रधान होता है और सचिव प्रधानाध्यापक होता है। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त नहीं होता है तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जन संचार साधन है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र और भी बहुत सारे ये हैं। दोस्तों ये हो गया आप लोग का समाप्त। ये हमारा जो था वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी अति लघु प्रश्न हैं ये सारे के सारे खत्म हो गए 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी सारे आए हुए थे। ठीक है, तो और भी मैराथन आएगी इसी तरह की अगली वीडियो अगले सारे चैप्टर का आएगा।
दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।